हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम करेंगे ईवीएस में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कह रहा है नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। देखिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, जैसे कि असम में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, तो क्या करता है ना लोग कि बांस के ऊपर में, बांस के खंभों के ऊपर में घर बनाता है, ताकि अगर बाढ़ आए तो पानी नीचे से चले जाए। और छत कैसा रखता है? ढालू छत रखता है। छत ढालू इसलिए रखता है कि पानी अगर पड़े तो क्या हो, ढलान में बह जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। जहाँ भी ज़्यादा बारिश होगा वहाँ के लोगों को ऐसा घर बनाना चाहिए कि बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि ऐसा घर कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या टिक करेंगे आप? आंसर टिक करेंगे क्या? असम में, नॉर्थ ईस्ट असम में ऐसा घर पाया जाता है। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? कौन है वो वेट लिफ्टर हैं हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी। मेढकों और कीटों को फंसाने वाले और खाने वाले, खाते कैसे? पकड़ कर खा जाने वाले घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? ये ऐसे पौधा है, क्या करता है ना, इसके ऊपर में टपरी लगा हुआ रहता है, ये सुगंध छोड़ता है, ये सुगंध छोड़ता है। जानवर सब इसके सुगंध को सूंघ करके इसके टपरी में आ जाता है, और टपरी क्या करता है, ये ऊपर से बंद कर लेता है। ठीक है, बंद करके उसमें जानवर को फंसा लेता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। ये भी नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ की मेघालय है एक राज्य, वहाँ पे ये ऐसे पौधे पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इस कंसेप्ट पे होता ही है। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है, ठीक है, मानचित्र दिया गया है, जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, दाईं ओर के ऊपर वाला जगह हो गया, दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया हुआ है कि पैमाना दे दिया है। अब मान लीजिए हमको किसी जगह को दर्शाना है, तो पूरा थोड़ी ना दर्शा पाएंगे कि हम अररिया 5 किलोमीटर में, तो पूरा 5 किलोमीटर में दर्शा पाएंगे? नहीं। तो कह दिया कि 950 मीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसमें आगे क्या पूछ रहा है हमसे? देखिए, आगे ये पूछ रहा है कि यदि मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वास्तविकता में इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? आइए इसको हम देखते हैं। क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर 950 मीटर के बराबर है 64 नंबर सवाल में। अब हमको पूछा कि 16.7 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, ठीक है, या किलोमीटर होगा? देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 950 सेंटीमीटर था। तो क्या किया हम दोनों तरफ, ये बराबर है ना, बराबर के दोनों तरफ हम क्या किए, 16.7 से गुना कर दिए। बराबर के दोनों तरफ हम गुना कर सकते हैं सेम संख्या से, उससे कोई अंतर नहीं आता है। तो 1 सेंटीमीटर क्या बन गया? 16.7 सेंटीमीटर बन गया। इधर क्या बन गया? देखिए, इधर 950 मीटर में अगर 16.7 से गुना किए तो ये देखिए पॉइंट उड़ गया, यहाँ क्या आ गया 10। इस 10 का ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। अब 95 गुना 167 करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ गया? 15,865 मीटर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जो है, आंसर हमारा किस में दे रखा है? मीटर में नहीं दे रखा है, आंसर हमारा दे रखा है किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इतना जो मीटर मेरा आंसर आया है उसको हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 3 गो लड्डू है, 1 2 3, 3 गो जीरो है, तो 3 अंक के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि पॉइंट कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। तो क्या हो गया? 15.865 किलोमीटर। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि 15.8 टिक करे कि 15.9 टिक करे। देखिए, लगभग हमसे पूछा है, तो इसका जब भी हम डेसिमल देखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे, तो ये 8 है, पॉइंट के बाद 8 है, जो कि 5 से क्या है, बड़ा है, तो ये आगे वाले संख्या पे चला जाएगा। 0.8 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब 0.89 हो जाएगा। 0.865 किसके बराबर हो जाएगा? 0.9 के बराबर हो जाएगा। तो 16.7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 15.9 किलोमीटर। कुछ बच्चे टिक करके आ जाएंगे कि 15.8 नहीं, अगर ये 15.4 होता तो आप नीचे टिक कर सकते थे, लेकिन 5 से ऊपर है ना, तो हम क्या कहेंगे? 15.9। ये अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ना कि सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, पर्वत पर चढ़ते हैं ना लोग, तो उसको क्या होता है? पर्वतारोहण बोलते हैं, जो चढ़ते हैं। में से ग्रुप लीडर जो होता है ना, उसका क्या भूमिका है? कुछ पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें क्वेश्चन आया था। तो क्या कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये ग्रुप लीडर का काम है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ऐसा नहीं कि अपने मन से एकदम से डीजे बजा के आगे चलते गए, नहीं, ये गलत बात है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हम देख लिए।
पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये सही बात है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना। और देखिए क्या कह रहा है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम भी करना। अब देखिए क्वेश्चन उससे पूछा गया, उन 6 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें जिन्हें पर्वतारोहण, माउंटेन, जो कि माउंटेन चढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, माउंटेनियरिंग बोलते हैं, कि ग्रुप लीडर निभाते हैं। ग्रुप लीडर क्या क्या निभाते हैं, ग्रुप के आगे चलना, नहीं भाई पीछे पीछे चलते हैं जब तक कि सब आगे न बढ़ जाए। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, खत्म। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, नहीं, ये ग्रुप लीडर का लक्षण नहीं है। वो सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन चढ़ने योग्य है या नहीं है। क्या ग्रुप लीडर क्या क्या करेगा, देखिए सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे देखिए कह रहा है क्या, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, बिल्कुल ये भी सही है, यानी सी भी सही है और डी भी सही है। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना, ग्रुप के लिए उचित भोजन का व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है, यानी कि सी डी ई सही है और ए बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में है सी डी, देखिए बी को देखेंगे तो यहाँ पे है सी डी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सामने आया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या बताया, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा क्या कि रेगिस्तानी ओक राजस्थान में पाया जाता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं भाई ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान में रहे। ऊंचाई कितना होता है, 11 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है, याद रहे। जड़ जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। ये क्या करता है, पानी को अपने तने में जमा भी करता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी कम पड़ जाती है तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है। होती है, हाँ बिल्कुल होती है, अभी हमने बताया आपको पॉइंट में होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है। बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया, जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। तीसरा कह रहा है कि यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। डी देखते हैं, डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। नहीं, अभी क्या बताया हम, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में सही है, ये ए बी सी कहाँ है, तो ऑप्शन सी में ए बी सी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक लड्डू प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद जाना चाहती है, ठीक है, मुरादाबाद से होकर लखनऊ जाना चाहती है, ठीक है, नई दिल्ली से लखनऊ जाना चाहती है मुरादाबाद होकर के। उसका मुरादाबाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट देखना है कि कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितना है, कुल मिला के हमको दूरी तय करना है 504 किलोमीटर। यदि ट्रेन इस दूरी की 7 घंटे में तय करती है, ये दूरी कितने में तय करती है, ये 7 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी कितना है, 504 किलोमीटर। टोटल टाइम 7 आवर लग रहा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है, हमको पता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 504 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, 7 आवर हो गया। अब 7 से इसको जब काटेंगे तो 72 मरतबे कट गया, ठीक है, 72 मरतबे कट गया। लेकिन मेरा आंसर हमको पूछा है मीटर पर सेकंड में, यहाँ मेरा आंसर क्या आया है, किलोमीटर पर आवर में आया है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से गुना कर देंगे। जैसे 5/18 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। देखिए तब क्या करेंगे, यहाँ 72 था, ये 18 से हम 72 को 4 मरतबे काट दिए, और ये 4 से 5 को जब गुना किया क्या होगा, 5 चौका 20, तो 20 मीटर पर सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। वो पर्सनल एक्सपीरियंस 2 से 3 क्वेश्चन आने जा रहा है। देखिए फिर आ गया, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी यानी कि नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। भाई साहब इसके लिए आपको नक्शा याद होना चाहिए, याद नहीं है तो जाइए देखिए अपना कल में, मैंने ट्रिक से बता रखा है कि कौन सा राज्य कहाँ है। क्वेश्चन 68 वाला देखिए क्या हमसे कहा है, हमसे यही नहीं कहा है कि पश्चिम बंगाल को टारगेट किया है, तो यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल, और किसको टारगेट किया,
दिल वालों की दिल्ली को। दोनों के बीच में एक सरल रेखा हम ड्रॉ कर दिए, कोई बात नहीं। हमसे क्या करा कि नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी, नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा। तो नई दिल्ली में खड़ा होकर के देखिए ना आप, कोलकाता की दिशा किधर दिख रहा है, इधर तीर है। तो ये तीर कहाँ से बना है, एक तो इधर से बना है, एक तो इधर से बना है। तो इधर क्या हो गया ईस्ट, और इधर क्या हो गया साउथ। ईस्ट मतलब पूर्व, इधर हो गया साउथ मतलब दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए दक्षिण पूर्व हो जाएगा, साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कि नई दिल्ली के सापेक्ष कलकत्ता कहाँ है, ईस्ट और साउथ में है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आपको मिलता है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट में बताऊंगा ग्रेगर जॉन मेंडल को से लेकर के, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक क्या किया थे, मुनि थे, चलिए ठीक है, मंक थे, मुनि थे, जो भी थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। खूब प्रयोग करते रहे वो मटर के पौधों के साथ। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो इसको डिटेल में पढ़े होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रख लीजिए। देखिए उन्होंने क्या बात करी थी, उन्होंने ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, बीजों का हरा या पीला होना। बिल्कुल, उन्होंने कहा था बीज ग्रीन या येलो। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। हमको छांटने बोला है कि कौन सा, वो उन्होंने नहीं कहा था। बीजों का खुरदुरा और चिकना होना, बिल्कुल उन्होंने कहा था या तो राउंड होगा या तो क्या होगा, व्रिंकल, खुरदुरा। पौधों का लंबा और नाटा होना, बिल्कुल ऑप्शन सी की भी बात उन्होंने किया था कि या तो टॉल होगा या तो नाटा होगा, स्मॉल होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था, ये मिक्सिंग विक्सिंग की बात उन्होंने नहीं की थी, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना होगा, इन्होंने ये बात नहीं कहा था। तो हमको बोला कि छांटिए, तो छांट देंगे यही वाला, क्योंकि उन्होंने ये तीनों बात तो कही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम देखिए। एक पक्षी जिसकी दुम पर पैसा, मयूर, क्या मयूर जिसको बोलते हैं, मोर ना, उसका देखिएगा दुम पे क्या होता है, पैसा जैसा चित्र बना हुआ रहता है मयूर के पंख का। सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, कौन सा पक्षी है भाई, मोर ऐसा है। भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, देखिए मैचिंग से, कीट कौन है इस सब में से, कीट देखिए कौन है, क्या कछुआ है, कॉकरोच है, कौन हो जाएगा कीट, तो कीट हो जाएगा कॉकरोच। सही बात है कि नहीं है। पक्षी कौन हो जाएगा, पक्षी कौन है, उल्लू है कि नहीं है। और स्तनधारी कौन है, चमगादड़ है। सरीसृप कौन है, कछुआ है। तो देखिए एक का क्या है, दो, कौन सा ऑप्शन में है, बी और डी में। तो ए ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ए नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, बात खत्म, ऐसे ही काट देंगे। अब देखते हैं पक्षी, बी का चार देखिए किस में है, यहाँ पकड़ा गया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पकड़ा गया ना हो कि ए का 2 होना चाहिए, तो बी में भी है, डी में भी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े तो बी का क्या होना चाहिए था, बी का 4th होना चाहिए था, लेकिन ये किस में है, सिर्फ डी में है। तो हम आगे चेक करेंगे, डी को टिक करके भाग जाएंगे। हालांकि चलिए कर लेते हैं। सरीसृप क्या है, कछुआ, तो सी का ए किस में है, हाँ इसमें है। और इसमें डी का देखिए, डी का 3rd किस में है, इसमें है। तो यानी कि आंसर डी हमारा। फिर देखिए नक्शा से क्वेश्चन आ गया, यदि आप सबसे छोटे रेल मार्ग का यूज करते हैं या मार्ग का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं या पैदल यूज करते हैं, द्वारा पटना से चंडीगढ़, कहाँ जाते हैं, पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो संभावित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। एक ट्रिक देखिएगा, देखिए पंजाब जो है ना चंडीगढ़ के बाद आता है। आप अगर इधर से नीचे से जा रहे हैं केरला होते हुए या फिर पश्चिम बंगाल होते हुए, तो पंजाब नक्शा दिखा के बताते हैं आपको, रुकिए। देखिए हम कहीं से भी अगर इधर से जा रहे हैं, इधर से अगर पंजाब जा रहे हैं या इधर से जा रहे हैं या इधर से जा रहे हैं, तो पंजाब जाने के लिए देखिए हमको कहाँ हम जा रहे हैं, हम चंडीगढ़ जाने वाला क्वेश्चन है ना हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहाँ से जा रहे हैं हम, पटना से जा रहे हैं हम, कहाँ, चंडीगढ़। कहाँ जा रहे हैं दोस्त, पटना से हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो चलिए पटना कहाँ हो गया, यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं भाई साहब। चंडीगढ़ हम जब चलिए गए रेल से, तो हम चंडीगढ़ में उतर गए, तो पंजाब तो गए ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणा। नहीं, हरियाणा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा से तो हमको गुजरना ही पड़ रहा है, देखिए ना, हरियाणा से गुजरना पड़ रहा है नहीं, उत्तर प्रदेश से भी गुजरना पड़ रहा है हमको, दिल्ली से भी गुजरना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। ऐसा जब भी आएगा छत्तीसगढ़ वाला कि इस क्वेश्चन की छत्तीसगढ़ में उतरना है, तो कौन सा राज्य हमको जाना नहीं पड़ेगा, तो आंसर पंजाब ही टिक करके तुक्का मार के आ जाइएगा, आंसर सही होगा आपका। तो सी आंसर हो जाएगा पंजाब। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह देखिए क्या होगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर।
इसका होता है मच्छर से मलेरिया होता है, डेंगू होता है और चिकन गुनिया होता है। 3 खाद्य पदार्थों का वो समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में। आंवला खाइए, पालक खाइए, गुड़ खाइए, आपको क्या होगा, आयरन प्रचुर मात्रा में आपके बॉडी में मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपके कक्षा में, जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, जहां क्या है कि सभी स्थानीय विद्यार्थी है शामिल हुआ है। दूसरे देश का बच्चा आपके कक्षा में शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उन दोनों को मिलाए, कुछ बातचीत करें, तो क्या ध्यान में रखिएगा, देखिए विद्यार्थी में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए, चलिए ठीक है कुछ हद तक, लेकिन कि देखिए पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, भाई इसके साथ मैं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या, यही सही है। पढ़ते हैं चारों ऑप्शन वैसे हम ध्यान से। सी कह रहा है कि अन्य संस्कृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए ना, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो आगे देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियों किस प्रकार हमारी दुख खुद की संस्कृति की तुलना में, तुलना उलना वाला बात बेकार की बात है, फालतू की बात नहीं करते हैं। देखिए 76 का आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, बी ऑप्शन, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। विविधता क्या है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सीखने का मौका है, इन्हें की विविधता है तो हमारे लिए वो बेकार है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जाता है। आप ही बताइए, बिना बोले संचार कैसे करते हैं, चैट में GIF करते हैं ना, GIF भेजते हैं ना, किसको नहीं बोलेंगे, छोड़िए उतना टीचर आदमी है। चैट में GIF का प्रयोग करते हैं जिसमें कि बिना बोले एहसास कराते हैं कि नहीं नहीं हम बोल रहे हैं, हम समझो समझो हम बोल रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चैट में GIF। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी जिसमें कि थोड़ा सा लगे ना कि संरचना टाइप का कुछ हो रहा है। देखिए पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग, ये सब रट्टा वाली बात हो गया कि चित्र बनाना, उसके चोंच को देखना, कि प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। देखिए नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ये क्या होगा, ये संरचनावादी दृष्टिकोण हो गया। ये सब कोई नहीं कर सकता है। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, ये संरचना वाली बात उतना नहीं। अभ्यास संरचनावादी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है। ठीक है, पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए वो कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करती है, जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया जाता है। उपग्रह सब जो भेजा गया उसके आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, उससे क्या फायदा मिलेगा बच्चों को, देखते हैं। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब, देखिए पारंपरिक मानचित्रों की किताब जो दुकान में बिकता है की तुलना में इस अनुप्रयोग से क्या लाभ है। एक अलग टाइप का पढ़ाई पढ़ा रहा है, ना कि रटा घिसा। आखिर इससे हमें क्या फायदा होने वाला हमारे बच्चों को। देखिए यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या इससे भी बढ़िया कोई है। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह शिक्षा को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह विद्यार्थी को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। भाई साहब 3D मॉडल अगर हमको दिखाया जाए किसी भी चीज़ का तो क्या हो जाएगा, हमको समझ में आएगा ज़्यादा। तो जब अंतरिक्ष से फोटो सब लेकर के दिखाया गया है, उसको दिखाया जा रहा है, उससे क्या होगा, भूदृश्य को समझने में हमको मदद मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है और फिर क्या करते हैं, उनमें से एक गुलाब का और दूसरा क्या, अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 2 पौधा है, एक अदरक का एक गुलाब का, क्या नहीं कर सकते हैं, पौधों में विविधता कर सकते हैं, ये हम पौधों में अनुकूल कर सकते हैं, फूल के भाग बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं पूछा है तो पौधों में बीजों का हस्तांतरण। भाई साहब 2 अलग अलग पौधा है, उसमें भी अलग अलग टाइप का, गुलाब का अदरक का, तो इसमें बीजों का हस्तांतरण हम कहाँ से कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अड़हुल सब रहता तो हम बोलते कि हाँ पढ़ाने में हमको सहायता मिलेगा। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी, जो कि हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आगे 90 में क्या कह रहा है,
90 में कह रहा है कि श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, उदाहरण जो समाज से मिला है उनको प्राप्त करते हैं। पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। पर्यावरण में पारस्परिक में कैसे निर्भर है उसका विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? भाई साहब देखिए, यातायात का संकेत से उतना नहीं समझ में आएगा। परित्यक्त तालाब उतना समझ में नहीं आएगा। क्या है सीवेज नाली, इससे भी उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर बच्चों को ये सब चीज़ सिखाना होगी, पारस्परिक निर्भरता कैसे होती है, तो चाय की दुकान की अगर कहानी उसको समझाए, कैसे चाय लेते हैं, नहीं रहता है तो कहते हैं कि बाद में दे देंगे पैसा, तो उसको समझाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? चाय की दुकान होगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। 90 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अपना कल, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।